आपका जो है स्लोप जो है दोनों साइड में, आइदर साइड में जो होगा, हाइट जो हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल का जो रेशियो होगा दैट विल बी द 1.5:1। ठीक है। नेसेसरी बर्म जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि सॉइल की क्वालिटी पुअर है कि क्या, इस केस में बर्न का काम ऑल्सो होता है, एक तरह से वो प्लेटफॉर्म है और वो इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि आप फिश को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फीडिंग डालने के काम में आ जाता है। ठीक है। उसका एक फिगर है लास्ट में जो बर्न का डेफिनेशन है, फिगर है, तो इसलिए अभी क्वेश्चन मत करना, फिर लास्ट में जो है इसको मैंने डिस्क्राइब किया है। नाउ एक फिगर के थ्रू जस्ट आपको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है। ये फिगर के थ्रू मैंने, ये जो है आपका डाइक हो गया। ठीक है। ये टॉप विड्थ हो गया जिसको हम क्रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हो गया अंदर के साइड में, ठीक है, दैट इज द बर्न, ये प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप आराम से जो है खड़े होकर के अपने फिशेस को ऑब्जर्व कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, फीड दे सकते हो। ठीक है। नाउ अर्थवर्क कैलकुलेशन आपका जो है, it is essential to know the some mathematical equation that are essential for earthwork calculation। मैं एक चीज बता दूं, उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं, बेस्ड फॉर्मूला वगैरह है। मेनली फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि एक्सटर्नल इवन मैं भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे सकती हूँ। ठीक है। तो आपको मेनली उसमें सारी चीजें मेंशन होगी, क्या है ये फॉर्मूला लगाना है, देन आफ्टर उसको सॉल्व करना है। तो आपका जो है अर्थवर्क आपने कैलकुलेशन कितना किया, कितना एक्सकवेट किया, कितना विड्थ होना चाहिए, उसके हिसाब से क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, जनरली आप जब एम्बैंकमेंट बनाते हो ना, तो ये तो ट्रेपेजॉइड शेप है ना, ट्रेपेजियम का शेप है कि नहीं है? this shape is not a rectangular, not a square, this is a trapezium shape। ठीक है। तो इसका जो है आपका ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, अनम्यूट करो, आवाज आ रही है, अनम्यूट करो। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपको फिर उसका जो है एम्बैंकमेंट का निकालना होगा, जिसका शेप आपका ट्रेपेजॉइड शेप का है। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है ना, तो उसी बेस पे ये फॉर्मूला है, ट्रेपेजॉइड का जो फॉर्मूला आता है। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू हो जाएगा आपका टॉप का जो विड्थ है, ये वाला विड्थ, टॉप का विड्थ, चौड़ाई। ठीक है। जिसको हम क्रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। ए हो गया आप क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि मीटर स्क्वायर में होगा, टॉप विड्थ हो गया बी, एंड डी हो गया डेप्थ। आपका जो डी हो गया दैट इज द डेप्थ जो आपका हो गया। ठीक है। एंड एस विल बी द स्लोप, डी इज द डेप्थ, स्लोप आपका जो स्लोप होगा दैट इज हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल। ये रेशियो में भी हो सकता है, पॉइंट में भी रह सकता है स्लोप का वैल्यू। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से जो है आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल करके जो है आप डाइक का पता कर सकते हो। देन इफ द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज नॉट कांस्टेंट, अगर मान लो इस केस में कि आपका एम्बैंकमेंट का जो हाइट है वो कहीं पे छोटा बड़ा थोड़ा बहुत एक समान सा नहीं है, तो उस केस में टू मेथड जो है वो यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। पहला मेथड है मिड सेक्शन एरिया मेथड, दूसरा है मीन सेक्शन एरिया मेथड। मिड सेक्शन एरिया मेथड में क्या करते हैं, आपका जो है एवरेज हाइट जो है, हर जगह का हाइट निकाल के उसका एवरेज निकाल करके जो है कैलकुलेट करते हैं, और उसको इस फॉर्मूला में डी के जगह डीएम, यानी डी जो है आपका एक्चुअल जो हाइट था उसका ना निकाल के एवरेज हाइट डीएम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। एवरेज हाइट को उस जगह फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। और आपका जैसे मीन सेक्शनल एरिया मेथड में क्या करते हैं, आपका जो है एम्बैंकमेंट का दोनों साइड का जो एंड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल करके, मान लो अगर एक एंड पे उसका थोड़ा सा हाइट सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है दूसरे एंड पे, तो दोनों एंड का जो है आपका जो है एक एरिया निकाल करके, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल करके, उस केस में दोनों का हाइट थोड़ा डिफर करेगा, तो वो दोनों का क्रॉस सेक्शनल निकाल करके देन एवरेज एरिया कैलकुलेट, उसका एवरेज निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है। नाउ क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, आपको कितना क्वांटिटी जो है अर्थवर्क, आपको कितना कंस्ट्रक्शन में अर्थवर्क निकालना पड़ा, क्या करना पड़ा, उसका जो है फॉर्मूला है। The quantity of earthwork required in the construction of embankment is calculated by the following equation. Q is equal to L into A, where L is the
लेंथ ऑफ द एम्बैंकमेंट, आपका एम्बैंकमेंट का लेंथ कितना है, और ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप इसके थ्रू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं करना होगा, आपका जो अर्थवर्क है उसका रेट क्या है उस लोकेलिटी की, क्योंकि लोकेशन के अकॉर्ड जो है आपका अर्थवर्क जो आपका निकालने का जो है उसका रेट वो वैरी करता है। तो उसका रेट आपके लोकल एरिया में, उस एरिया में कितना है, इनटू जो आपका क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क है, इसको इनटू कर दोगे तो सॉरी, तो आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इमेज करने भूल गई थी। Now, design of an embankment. Design of any type of embankment depend upon the following factor. क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला, आप अगर ये सिर्फ आपका सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए भी नहीं है, मेनली ब्रैकिश वाटर को कंसिडर करते हुए भी ये जनरलाइज टर्म दिया गया है। ठीक है, तो अगर ब्रैकिश वाटर है तो टाइडल, वहां पे तो फ्लड वगैरह भी हो सकता है। ठीक, सॉरी एक सेकेंड, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल, एक जस्ट एक मिनट स्टूडेंट, जरा सा हाँ, तो आपका जो है आपका एम्बैंकमेंट उस जगह का फ्लड लेवल कितना है या टाइड लेवल जो है उसको देखते हुए, टाइप ऑफ सॉइल, आपकी उस एम्बैंकमेंट के ऊपर जो है कितना वैक्यूलर, मतलब व्हीकल का कितना लोड रहेगा, 2 व्हीलर होगा या 4 व्हीलर होगा, ट्रक होगा, या आपका जो भी है उस तरह का ध्यान में रखते हुए आपको एम्बैंकमेंट का डिजाइन करना होगा। स्लोप ऑफ द एम्बैंकमेंट, आपका जो वाटर लेवल पॉन्ड में कितना है उस हिसाब से, पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, फ्री बोर्ड, साइट कंडीशन, ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो है एम्बैंकमेंट के डिजाइन को बनाना होगा। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट डिजाइन पैरामीटर। एक मिनट, तो आपका क्या है, हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, हेलो हेलो, हाँ हाँ यस मैम। हाँ, जो इसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है एम्बैंकमेंट बनाते समय, वो है उसका हाइट, उसका चौड़ाई, टॉप विड्थ। आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? हाँ, जो आपका टॉप का विड्थ है, ठीक है, जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, उसका जो कितना चौड़ाई होना चाहिए, साइड के स्लोप्स कैसे होने चाहिए, उस आधार पे इन सब चीजों को मोस्टली जो है आपको सबसे ज्यादा कंसिडर करना होगा जब आप अपना एम्बैंकमेंट बनाते हो पॉन्ड के लिए। ठीक है, नाउ हाइट का कैलकुलेशन, टोटल हाइट जो होगा आपका, ठीक है, दैट शुड बी, उसका फॉर्मूला है HFL, दैट इज द एब्रिविएशन, इसका फुल फॉर्म है हाइट फ्लड लेवल फॉर पेरीफेरी डाइक। ठीक है, मेनली जो आपका पेरीफेरी डाइक है उसके लिए। देन आफ्टर, या फिर आप और कर सकते हो WL प्लस FB प्लस HS प्लस HW। यहाँ पे WL हो गया आपका मैक्सिमम वाटर लेवल पॉन्ड में कितना होता है, ठीक है, दैट विल बी द WL।
FB जो होगा दैट इज द फ्री बोर्ड, अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताएंगे। HS हो गया सेटलमेंट अलाउंस और HW हो गया आपका अलाउंस फॉर वेब एक्शन। ठीक है, फ्री बोर्ड क्या हो गया? इतनी जगह पे फ्री बोर्ड सुना ना। फ्री बोर्ड, एक मिनट पहले फिगर समझा देती हूँ। ये जो आपका वाटर लेवल है ना, वहां से लेकर के आपका जो ये टॉप विड्थ है जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, वहां तक की हाइट को हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, फ्री बोर्ड इज प्रोवाइडेड एज अ सेफ्टी फैक्टर टू प्रिवेंट ओवर टॉपिंग ऑफ द डाई। और इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी आपका जो टॉप का विड्थ है या डाइक का जो टॉप लेवल है, वहां से आफ्टर सेटलमेंट, सेटलमेंट हो जाने के बाद जो वहां की हाइट है, टॉप की हाइट है, वहां से लेकर के आपका पॉन्ड का वाटर लेवल कहाँ तक है, उसकी वर्टिकल डिस्टेंस को हम फ्री बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, फ्री बोर्ड रिक्वायरमेंट इन पॉन्ड वैरीज अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन और लोकल रिक्वायरमेंट। आपका जो फ्री बोर्ड है पॉन्ड में आपको कितना जरूरी है, वो साइट के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और आपका लोकल रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। जनरली जो कहा जाता है कि मिनिमम आपका फ्री बोर्ड जो है 0.6 मीटर जो है पेरीफेरी डाइक के लिए होता है और सेकेंडरी डाइक के लिए 0.3 मीटर तो मिनिमम रखना ही चाहिए, ये रिकमेंडेड है। और कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के इससे ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, इवन शॉर्ट नोट्स में भी फ्री बोर्ड का डेफिनेशन आ सकता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात को ये जरूर मेंशन करना। ठीक है, शशांक को कह देना आई विल नॉट अलाउ हिम। ठीक है, मैसेज हिम, मैं अलाउ नहीं करूंगी, बहुत लेट हो गया उसका। ठीक है, नाउ फ्री बोर्ड का जो है आपका फॉर्मूला है HF इक्वल टू 0.3 अंडर रूट जो है H, वेयर H इज द हाइट ऑफ द वाटर। ठीक है, आपका पॉन्ड का वाटर का हाइट कितना है वो। फ्री बोर्ड जो है जनरली कहा जाता है 3 मीटर की हाइट के लिए जो है 0.6 मीटर का जो है फ्री बोर्ड रखना सेफ माना गया है। ठीक है, सेटलमेंट अलाउंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं आता है, जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मास्टर्स लेवल पे इसका थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, बिकॉज आपका जिस तरह से सिलेबस है, जो मैंने आपको PDF फाइल दिया है दैट इज वी हैव स्टडी मेनली इन द मास्टर्स, उसमें बहुत सारी चीजें जो है मास्टर्स लेवल की है, तो उसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना। पढ़ना चाहो जनरल नॉलेज के लिए अपना पढ़ सकते हो, लेकिन पहले सिलेबस को जरूर कवर कर लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, सेटलमेंट अलाउंस जिसको हम HS बोलते हैं, इसका मतलब हो गया मछली लेके आए हैं। एक मिनट देखिए तो ममता मैम जो है ना वो होंगी या फिर नरेंद्र सर होंगे या रूपम सर होंगे, मेरा अभी क्लास चल रहा है तो उस उनके प्रेजेंस में आप वो डाल दीजिएगा। ठीक है, बोलिए। ममता मैम होंगी, नहीं तो रूपम सर होंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो उनको बोल दीजिए था। ठीक है, तो क्या हो गया आपका जो अमाउंट ऑफ सेटलमेंट किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सॉइल मटेरियल कैसा है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मतलब कहने का सही है सेटलमेंट अलाउंसेस मतलब हो गया जो आपने मिट्टी डाल करके डाइक बनाई है ना, उसका पूरी तरह से सेटल होना। तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका सॉइल का मटेरियल कैसा है, सॉइल में मॉइस्चर जो है वो कितना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के वक्त में क्योंकि मॉइस्चर होगा तो धीरे धीरे वो जब मॉइस्चर खत्म होगा तो वो नीचे बैठता जाएगा ना। और मोड ऑफ कॉम्पैक्शन कैसा है, फाउंडेशन मटेरियल, उसका जो सॉइल का मटेरियल है फाउंडेशन मटेरियल वो कैसा है। ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के जो है वो बैठता जाएगा। तो ये सारी चीजों पे जो है आपका सेटलमेंट अलाउंसेस डिपेंड करता है। ठीक है, a settlement allowances of 5 to 10% is provided if earth moving equipment are used। अगर आप जो है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट को यूज करते हैं जनरली आपका 5 to 10% सेटलमेंट अलाउंसेस देना चाहिए। फॉर गुड सॉइल जनरली कहा जाता है कि 15 से 20% सेटलमेंट अलाउंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। फॉर सॉइल
विथ एक्सेप्शनली हाई ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली सेटलमेंट अलाउंसेस आपको लगभग 40 के आसपास या उससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज करके बैठता जाएगा, तो उस केस में सेटलमेंट अलाउंसेस ऑब्वियसली जो है सबसे हाई होगा, ठीक है। और ये जो है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, मान लो आपने मिट्टी डाला, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, मान लो आपने मिट्टी डाला, ठीक है, उसके ऊपर जो आप जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी चल के जा रहा है, तो वो मिट्टी थोड़ी बैठेगी ना, सेटल होगी ना, तो अगर उस केस में जो है 5 से 10% और सेटल होता है। जब आप स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग चल के जाएंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, व्हीकल जाएगा, तो थोड़ा वो सेटल होगा, तो उस केस में 5 से 10% सेटलमेंट माना गया है कि होता है। लेकिन गुड सॉइल के केस में जैसे 15 से 20 माना गया है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर अगर होगा तो उस केस में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन में वो मेंशन किया रहता है। आपका जो है अलाउंसेस फॉर वेव एक्शन, ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज 0.014 एफ ब्रैकेट हाफ, ये जो अंडर रूट जो कह सकते हो, ठीक है, वेयर एफ जो हो गया फेचेस ऑफ वेव हो गया, फेचेस ऑफ वेव हो गया मतलब कि आपका वो एरिया, ठीक है, आपका एक मिनट, हाँ, आपका जो है वो एरिया जहां तक वेव जो है आपका सर्कुलेट कर रहा है, मतलब आपका जो मोस्टली जो है वेव वो, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड मैम, ये वाला कोस्टल रीजन के लिए है। क्या हुआ, बोलो बोलो। ये वाला कोस्टल रीजन के लिए है मैम, ये कोस्टल रीजन के लिए है मैम। हाँ, मोस्ट ऑफ द, क्योंकि वेव एक्शन ये स्टार्टिंग में जब पढ़ाए थे तो ब्रैकिश वाटर का भी है ना, तो वेव वगैरह तो वहीं पे आएगी ना, टाइड वगैरह जो यूज, अगर ये वेव यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये फ्रेश वाटर में तो होगा नहीं। इसके कुछ कुछ टर्म्स जो है आपको ये समझना होगा, कुछ कुछ चीजें जो है आपके फ्रेश वाटर जो पॉन्ड बनाते हो उसके लिए है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो टर्म्स है वो पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि कुछ कुछ चीजें जो है आपका जो ब्रैकिश वाटर के लिए, जैसे ये वेव वगैरह का है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा पढ़ते वक्त, ठीक है। तो वेव वगैरह जो है ऑब्वियसली वैसा जोन पे होगा, yes, या फिर फ्लडेड एरिया में भी, फ्लड जहाँ पे आ रहा है, फ्रेश वाटर पॉन्ड एरिया है जहाँ पे आप फ्लड का वैसे एरिया जहाँ पे फ्लड प्रोन है, तो उस जगह भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें भी कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने लायक है। कहाँ गया, एक मिनट मैम, हाँ जी, हाँ, पेचेस, हाँ मैं, एम्पलीट्यूड होता है पेचेस, मैम। पेचेस मतलब हो गया कि आपका जो पॉन्ड का एरिया हो गया जहां फार्म बना रहे हो ना, उसकी सरफेस के ऊपर विंड जो है कॉन्स्टेंटली ब्लो करता है उस डायरेक्शन में, तो जितने एरिया तक करता है दैट इज कॉल्ड द पेचेस ऑफ वेव, ओके। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए, और इससे ज्यादा तो इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है कहीं पे भी, मैंने सर्च भी करके देखा कि इस चीज को और थोड़ा डिस्क्राइब करूं तो ऐसा कुछ नहीं है। फेचेस मतलब यही समझ में आ रहा है कि जो आपका जो, मैम फेज का मैम, हाँ जी उसका बोलो। यूनिट कुछ होगा ना, फेज ऑफ वेव का यूनिट तो होना चाहिए कुछ। कुछ ऐसा मेंशन तो नहीं किया है फेचेस का, हमको लग रहा है मैम वेलोसिटी होगा वेव का। नहीं, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर वो एरिया है, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस हो सकता एरिया है, मींस दैट मींस द इट इज द मेनली फेचेस, यहाँ पे कहने का मतलब फेचेस का देखो, फेचेस सिर्फ सर्च करोगे तो इट विल गो विद द वेरियस मीनिंग, बट यहाँ पे कहने का मतलब है आपका पॉन्ड का वो एरिया जहां तक वेव जो है कॉन्स्टेंटली जो है आपका कांस्टेंट Flow कर रहा है। डायरेक्शन में, हाँ, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दैट मींस दैट विल बी द एरिया, आई थिंक सो, ठीक है। तो इसको मैं और अच्छे से देख करके बताऊं, क्योंकि मेरे को इस पे मटेरियल कुछ मिल भी नहीं रहा, ठीक है। फिर नाउ हो गया टॉप विथ, जिसको हम क्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो टॉप विथ क्या है, टॉप विथ ऑफ द डाइक जो है मेनली आपका डिपेंड करता है किस तरह का व्हीकल का लोड जो है आपके डाइक के ऊपर जाने वाला है, यानी कि आप उसके ऊपर कार लेके जा रहे हो, जीप लेके जाने वाले हो, डंपर लेके जाओगे या ट्रैक्टर, उसके आधार पे आपको टॉप का विथ जो है वो डिसाइड करना पड़ेगा, और वही फैक्टर के हिसाब से डाइक का जो विड्थ है वो डिसाइड किया जाता है। The height of the dike and its purpose are also important in designing the crest, यानी कि आपका जो डाइक है, ठीक है,
या आप जो कह लेते हो इम्बैकमेंट है, डाइक इम्बैकमेंट एक ही हो गया, ठीक है। तो वो जो है उसका हाइट और किस पर्पस के लिए आप यूज करने वाले हो, लाइक उस पे कौन सा व्हीकल जाएगा, या सिर्फ आपका सिर्फ उसमें सिर्फ आदमी लोग ही चल के जाएंगे, कुछ व्हीकल वगैरह अब वहां पे नहीं जाएगा, तो उस हिसाब से जो है उसका विड्थ जो है, ठीक है, डाइक का विड्थ चौड़ाई जो है आपको डिजाइन करना होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो इंजीनियर जो है स्टैंडर्ड किए हैं, मतलब एक उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है 3 से 3 to 4.5 मीटर का जो डाइक है उसका हाइट जो है, या एम्बैकमेंट कह लो, उसका जो हाइट अगर 3 से 4.5 मीटर का अगर वो हाइट है, तो उसके लिए कम से कम उसकी चौड़ाई 2.4 मीटर तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। डाइक्स बिटवीन 4.5 to 6 मीटर, उसके लिए कम से कम उसकी चौड़ाई 3.7 उन्होंने जो भी कैलकुलेट करके दिया होगा, ठीक है। However, in actual practice में जो आपका मोस्टली जो पॉन्ड कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें मेन डाइक्स जो खासकर कोस्टल एरिया वगैरह में बनाते हैं, उसका विड्थ कम से कम आपका तो इतना रहता ही है मेन डाइक का, 1.5 से 2.5 मीटर। इफ द डाइक इज यूज फॉर एज अ रोडवे, अगर मान लो आपको रोड पर्पस के लिए भी यूज करना है उस डाइक को, तो आपको कम से कम उसकी चौड़ाई है 3.7 मीटर तो रखनी ही पड़ेगी। ये कुछ रिकमेंडेड जो है टॉप के विड्थ है, यानी डाइक का जो चौड़ाई है जिसको हम क्रेस्ट भी बोलते हैं, वो डिफरेंट व्हीकल्स के आधार पे कुछ रिकमेंडेड उसके विड्थ के मेजरमेंट है, ठीक है। जैसे अगर कार और जीप उसकी उस रास्ते से आपको लेके जाना है डाइक के ऊपर से चढ़ा के, तो उसकी कम से कम चौड़ाई 3 से 4 मीटर होनी चाहिए। अगर उस एरिया में आपको ट्रैक्टर और डंपर भी यूज करना है, तो आपको जो है डाइक का कम से कम चौड़ाई 3.5 से 4.5 मीटर रखना होगा। ट्रक और बसेस यानी रोडवेज की तरह भी अगर आप डाइक यूज करना चाहते हो, तो 4 to 5 मीटर जो है आपको चौड़ाई तो रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। नाउ एज पर द फ्रीवर्ड इक्वेशन, फ्रीवर्ड करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने जो ये इक्वेशन दिया है, देखो इसको अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, तो जो सिविल इंजीनियर होंगे वो लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ते होंगे सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत वर्क करते हैं, काम उनका मेनली यही मेन स्ट्रीम है, तो इस वजह से वो इस पे क्वेश्चन बनता होगा। लेकिन हमें जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला जानना है, ओनली 10 मिनट्स और, ठीक है, ओके ओके। हाँ, तो जो है हमें जो ये छोटा मोटा फॉर्मूलास है उसी बेस पे क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए थोड़ा जहाँ पे मैं बोल दूंगी कि हाँ कुछ और प्रैक्टिस करना है, तो फिर आप उसको करना है। फिलहाल यहाँ पे जितने भी अभी फॉर्मूलाज है वो दैट इज, जितने भी अभी कैलकुलेशन आया दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको उसमें खाली चीज टर्म्स को समझना है और उस हिसाब से कैलकुलेशन आएगा। तो पिवट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आपका डाइक का जो टॉप विड्थ है, ठीक है, या इम्बैकमेंट का टॉप विड्थ कह लो, या क्रेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है 1.10 जो आपका ब्रैकेट में h इंटू जो अंडर रूट है h प्लस 0.91, यहाँ पे b हो गया टॉप विड्थ, h विल बी द हाइट ऑफ द डाइक, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस, जिसको अर्लियर जो है सॉइल कंजर्वेशन सर्विस के नाम से भी जाना जाता था, ये यूएस डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का एक एजेंसी है, उसके थ्रू ये मिनिमम जो है रिकमेंडेशन किया गया है, मिनिमम विड्थ ऑफ द डाइक, ठीक है। अगर जो है आपका हाइट है डाइक का मीटर में, ठीक है, 3 अंडर 3 यानी 3 से कम या 3 तक है, तो आपको टॉप विड्थ कम से कम जो है उसकी चौड़ाई 2.4 मीटर रखनी चाहिए। 3 से अगर 3 से 4.5 है तो 3 मीटर होनी चाहिए, 4.5 से 6 है तो 3.7 होनी चाहिए, 6 से 7.5 है तो 4.3 के अराउंड होनी चाहिए। ये इन्होंने जो NRCS जो है नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विस, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। नाउ साइड स्लोप, जो आपके साइड के स्लोप्स है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ डाइक साइड स्लोप इज रिक्वायर्ड। साइड स्लोप जो है आपका मेनली डिपेंड करता है सॉइल का टेक्सचर कैसा है और वहां की साइड की कंडीशन कैसी है, प्रिवेलिंग साइड कंडीशन कैसी है, ठीक है। आइडियल स्लोप जो है वो माना गया है हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल रेशियो दैट शुड बी 1.5:1 से लेकर के 2:1 तक। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे बनेंगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना। द मिनिमम रिक्वायरमेंट
the minimum required slope for different soil structure are given below. जो है आपका जैसे सीरियल नंबर हो गया यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपकी टाइप ऑफ सॉइल के आधार पे जो आपकी साइड के स्लोप होने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर आपका जो वहाँ का एरिया जहाँ पे आप पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ का जो डाइक मटेरियल है दैट इज क्लेई सॉइल, ठीक है, तो आपका जो है दैट विल बी द आपका हॉरिजॉन्टल इनटू वर्टिकल जो साइड स्लोप है वो रेशियो होगा 1:1, लोमी में 1.5:1, सैंडी सॉइल में 2:1, होमोजीनियस वेल ग्रेडेड सॉइल में 2:1, होमोजीनियस कोर्स सिल्ट टाइप का अगर सॉइल है तो 2.5:1, होमोजीनियस क्ले टाइप का है तो 2:1, लूज सॉइल है तो 2.5:1, ठीक है। कई बार जो है पता नहीं एक्सटर्नल का, तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, क्ले सॉइल का जो है साइड स्लोप कितना होना चाहिए, लाइक इस टाइप का, ठीक है। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक, सॉइल forming the foundation where the embankment to be construction, क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक का। the soil forming the foundation where the embankment is to be constructed must be able to support the weight of the dike. जो भी आप वहाँ पे एक तटबंध बना रहे हो तो आपको इस तरीके से बनाना है, फाउंडेशन मटेरियल इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि डाइक का वेट को सपोर्ट कर सके, ठीक है। टॉप लेयर जो है जनरली कहा जाता है क्योंकि सॉइल का टॉप लेयर थोड़ा लूज होता है, ठीक है, तो इसलिए 10 से 15 सेंटीमीटर का जो टॉप लेयर होता है उसको हमेशा साइड से रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो फाउंडेशन मटेरियल के लिए सही नहीं होगा। तो कहा जाता है जनरली आपके जो भी सॉइल का टॉप लेयर है 10 से 15 सेंटीमीटर उसको रिमूव कर देना चाहिए उस साइड पे, और फिर डाइक शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अंडरलाइंग कंसोलिडेटेड सॉइल मटेरियल। और स्वैम्पी मडी प्लास्टिक टाइप के सॉइल्स जो होते हैं जिसमें, और वैसे सॉइल जिसमें हाईली ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो, तो वैसे सॉइल को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए नहीं यूज करना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, जो डाइक या एम्बैंकमेंट बना है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। एम्बैंकमेंट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन लेयर, ईच लेयर नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर इन थिकनेस। जितने भी ट्री रूट्स रॉक्स वगैरह जो है ये सारी चीजें रिमूव कर देनी चाहिए क्योंकि ये आपके डाइक में दरार करके और प्रॉब्लम करेगी, वीक करेगी, ठीक है। वहां पे ऐसा कुछ रखना नहीं चाहिए। Staking on the site is to be done clearly with lime powder to distinguish the area of excavation and area of filling. आपको जो है लाइम पाउडर वगैरह यूज करना चाहिए जहाँ पे आप जो है एरिया जो है फिलिंग कर रहे हो या एक्सकेवेट कर रहे हो, ठीक है, उस जगह पे थोड़ा, ताकि जो भी अगर कुछ हार्मफुल मटेरियल वगैरह जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह वो सारे और पीएच वगैरह जो है सॉइल का वो अच्छे रेंज में आ सके। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ये अर्थ शुड बी एक्सकेवेटेड, जो भी आपने मिट्टी निकाली है, देन पुट ऑन द एरिया मार्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ बर्न, ठीक है, इन थिकनेस नॉट मोर देन 30 सेंटीमीटर। वाटर शुड बी स्प्रिंकल्ड ऑन द टॉप एंड देन इट शुड बी वेल कॉम्पैक्टेड विथ हेवी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। आप जब मिट्टी निकाल करके जो आप एरिया जहाँ पे एम्बैंकमेंट बना रहे हो, ठीक है, वहां पे डालते हो तो उसके बाद थोड़ा सा जो है पानी छिड़क करके उसके ऊपर जो है आपका जो रोलर चलाते हैं ना, ताकि वो और अच्छे से बैठ सके, वो सॉलिड हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है, तो वो करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें जो है फर्दर कंस्ट्रक्शन के बाद उसमें सेटलमेंट कम हो सके। After consolidated and compaction of the first layer is over, second layer should be put, again depth not exceeding। जो पहला आपने मिट्टी निकाल के डाला, ठीक है, उसका लगभग कहा जाता है उसको लेयर वाइज, जो आप डाइक बना रहे हो एम्बैंकमेंट उसको लेयर वाइज बनाना चाहिए। तो पहला जब आपने मिट्टी डाला ना, दैट शुड बी नॉट, उसका जो हाइट होना चाहिए 30 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस उसका नहीं होना चाहिए, और उसको डालने के बाद आप थोड़ा मिट्टी पानी डालो, उसके बाद उस पे हेवी बुलडोजर या फिर रोलर चला करके उसको बैठा दो ताकि उसमें और फर्दर ज्यादा सेटलमेंट ना हो मिट्टी का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जो है फिर से सेकेंड लेयर डालोगे, ठीक है, वो भी आपका 30 सेंटीमीटर से ज्यादा थिकनेस का नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पूरी तरह से उसी तरह से वेल कॉम्पैक्टेड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। इन दिस वे द प्रोसीजर शुड बी रिपीटेड टिल द डिजाइन ऑफ हाइट इज रीच्ड। जितना आपको हाइट चाहिए जब तक ये नहीं पहुंच जाता तब तक आप इसी लेयर फॉर्म में आप बनाते रहे। व्हाइल कंस्ट्रक्शन इज इटसेल्फ डिजायर्ड स्लोप मस्ट बी गिवन टू द साइड ऑफ द डाइक, वेयरएवर नेसेसरी स्लोप शुड बी प्रोटेक्टेड विद। आप जो है बहुत जगह पे आप देख सकोगे कि जो स्लोप है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाँ,
तो जो है आपका जहां पे भी है कई जगह पे जो है आपको स्लोप को प्रोटेक्ट करने के स्टोन पिचिंग करते हैं, यानी स्टोन को जो है वो स्लोप के साइड में डालते हैं, या फिर आपका जो है एक मिनट आपका जो है ईटा डालते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह जो स्लोपी जो पॉन्ड का जो स्लोप एरिया है, एक मिनट कहाँ गया फिगर, ये वाला जो एरिया है ठीक है स्लोप, इसमें कई जगह पे पत्थर लगाते हैं, स्टोन पिचिंग करते हैं या फिर ईटा लगाते हैं, ब्रिक पिचिंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। या फिर कंक्रीट लाइनिंग यानी सीमेंट का भी कई बार स्लोप जो है अंदर की तरफ जो है सीमेंटेड कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया, ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स में क्या क्या चीजें करते हैं। नाउ आपका हो गया बर्न, जो इतने देर से बर्न करे ना। बर्न क्या है? जस्ट स्टेप लाइक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्लोप ऑफ अ डाइक बिटवीन इट बेस एंड द क्रेस्ट, यानी जो आपका है कहाँ गया एक मिनट, हाँ ये जो क्रेस्ट है यानी टॉप का विड्थ जो है, ठीक है, डाइक का जो सबसे ऊपर वाला जो भाग है जो चौड़ाई है उसका और बॉटम के स्लोप के बीच में एक जो प्लेटफॉर्म बनता है, ठीक है, एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बर्न कहते हैं। बर्न आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। इसका मेन पर्पस क्या है? सॉइल इरोजन को, जो आपका स्लोप है आपका, एक मिनट, ये जो स्लोप है इससे सॉइल इरोजन को जो है प्रिवेंट करना, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू द एम्बैंकमेंट बिसाइड प्रोवाइडिंग ईज ऑफ नेटिंग। एक तो नेटिंग में ये हेल्प करता ही करता है, इसके साथ वो एडिशनल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है डाइक को या एम्बैंकमेंट को कह लो, ठीक है। बाय डिसइंटीग्रेटिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, बर्म एक्ट लाइक अ बैरियर एट द प्लेस वेयर सरफेस रन ऑफ इंटर द पॉन्ड, ठीक है। जो आपका जो है कई बार जो है ये बर्न जो है वो आपके बैरियर की तरह एक्ट करता है, मतलब जो आपका सरफेस से जो पानी इंटर कर रहा है पॉन्ड में, तो कई बार जो है वो डायरेक्टली पॉन्ड में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये बर्न जो है उसको एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कहीं ना कहीं जो है खत्म करता है, स्टॉप करता है, ठीक है। तो जिससे जो भी आपका सरफेस से वाटर जो है रेन वगैरह के थ्रू जो है पानी जो है मिलके सीधे पानी पॉन्ड में आ जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये रोकता है, ठीक है। बर्न प्रोड्यूस hydraulic jump by breaking the flow of